फ्रिक्शन फोर्स में हमने दो तरीके के फ्रिक्शन की बात करी। एक को कहा था कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, और एक को काइनेटिक फ्रिक्शन है। जब मोशन इम्पेंडिंग होता है तो तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। जैसे ये मैंने आपको बताया था कि कोई सरफेस है और ये रफ सरफेस है। जब स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। ये इसका मास mg है, m है, तो इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगने की वजह से इस पे जो वेट फोर्स लगेगा mg लगेगा। ये सरफेस ऊपर जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी वो अपवर्ड लगाएगी ऐसे। अगर हम अभी तक इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है और ना ही क्या है ये रिलेटिव मोशन कर रहा है। जब इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स हम अप्लाई करते हैं यार, तो जैसे हमने ये फोर्स अप्लाई करा, अब ये मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या डेवलप हो गई, टेंडेंसी डेवलप हो गई क्या करने की, रिलेटिव मोशन करा देगी। अब जैसे ही इसमें एफ फोर्स आगे की तरफ लगेगा, ये सरफेस इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा और ये सरफेस पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो अभी हम केवल इस बॉडी की बात करें तो इस बॉडी पर जो सरफेस लगाएगा वो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, और ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा तब तक जब तक ये मोशन ना करने लगे। ठीक है, जैसे अगर हमने आपसे कहा कि वैसे जब तक ये मोशन नहीं करेगा तब तक इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। ये जो एफ है अप्लाइड, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ये बढ़ता जाएगा, कब तक, टिल इट्स मैक्सिमम वैल्यू। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अगर हम एफ एस मैक्स की बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है म्यू एस इंटू एन। ये अब म्यू एस इंटू एन क्या है, म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टाइप ऑफ कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस which are contact to each other, body and the surface, and n is the normal reaction exerted by the body to the surface and surface to the body। तो ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इत्तेफाक से वर्टिकली रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो n mg के इक्वल है। ठीक है, तो ये mg पे सीधे सीधे डिपेंड करा है, और म्यू एस जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये इनके सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, स्मूथनेस या रफनेस पे। अगर ज्यादा रफ होगी सरफेस तो ज्यादा होगा म्यू एस की वैल्यू, और कम होगी स्मूथ होगी तो थोड़ा म्यू एस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो या तो इसके बराबर होगा या इससे कम होगा। तो मैक्सिमम पहले म्यू एस निकाल लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी ये है, तो ये लगेगा कितना, ये तब तक अप्लाइड फोर्स के बराबर होता रहेगा जब तक ये इस मैक्सिमम को नहीं अचीव कर ले। और अगर अप्लाइड फोर्स इससे आगे एक्सीड करेगा तब फिर ये रिलेटिव मोशन परफॉर्म कर देगा, और उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन हट के काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? अगर उसके ऊपर क्या कर पाएंगे। अब अगर इसको हम ऐसे देखते हैं कि म्यूएस मैक्स एफएस मैक्स की वैल्यू म्यूएस n है, और यहां से आप देख रहे होंगे कि n किसके इक्वल है, mg के, इस इक्वेशन से। तो इस एफएस मैक्स को इस केस में हम म्यूएस इनटू mg भी लिख सकते हैं। म्यूएस इनटू mg भी लिख सकते हैं। अब ये जो एफएस मैक्स की वैल्यू है, जो म्यूएस है, ये कोएफिशिएंट ऑफ
static friction and it depends on nature of surface. ये नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, किस नेचर की सरफेस है। अगर स्मूथनेस ज्यादा है तो म्यूएस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और अगर सरफेस जो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, कांटेक्ट सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है ये सारी चीज। इसको नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये तब लगेगी जब मोशन इंपेंडिंग होगा, जस्ट मूव करने वाला होगा पार्ट। अब ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ। मैंने आपसे कहा कि जब भी आपको कोई स्टैटिक फ्रिक्शन आपसे पूछता है तो जब तक कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा है, जैसे हमने कहा कि अभी इसमें क्या है कि F = 0 है, तो आप कहोगे इधर फ्रिक्शन भी 0 है, क्योंकि कोई क्या नहीं है, टेंडेंसी नहीं है इसके रिलेटिव मोशन कराने की, तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। हमने कहा कि ये सपोज दैट ये 2 kg का मास है और यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 ले ली हमने, तो mg की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 10, मतलब ये 20 न्यूटन लग रहा है नीचे फोर्स, तो n mg के इक्वल है, क्यों भाई? तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। इसका जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है सपोज दैट ये 0.2 है, ठीक है, तो 0.2 है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर? अगर फ्रिक्शनल फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, Fs मैक्स की वैल्यू क्या होगी? ये मैक्सिमम होता है μs × n, और μs की वैल्यू क्या है 0.2 × 20, तो ये क्या हो जाएगा 4 न्यूटन हो जाएगा Fs मैक्स। Fs मैक्स 4 न्यूटन हो जाएगा ना। अब देखिए, अब जब ये 0 है तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस नेचर ऑफ सरफेस के लिए जो मैं बता रहा हूँ उसको आप समझेंगे, एक बार में तो समझ जाएंगे। हमने कहा फोर्स को हमने 1 न्यूटन लगा दिया, समझिए बात को, 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो इस पर फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन का लगने लगा। अभी ये मोशन इंपेंडिंग अभी मूव नहीं कर रहा है, इंपेंडिंग भी नहीं, अभी तो क्या है कि लेस देन दिस वैल्यू है। हमने 1 न्यूटन लगाया तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा 1 न्यूटन लगेगा। आप ये नहीं किए कैलकुलेट करके फट से 4 न्यूटन बता दीजिए, ऐसा नहीं होगा। जब हमने कहा फ्रिक्शन कितना लगेगा तो आप क्या बोलेंगे 1 न्यूटन लगेगा। हमने कहा कि हमने अप्लाइड फोर्स को और बढ़ा दिया 2 कर दिया, तो आप बोलेंगे फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है स्पेशली स्टैटिक फ्रिक्शन ये अप्लाइड फोर्स के बराबर रहेगा तब तक जब तक क्या ना हो जाए अप्लाइड फोर्स Fs मैक्स के इक्वल ना हो जाए, और जब इसके इक्वल हो जाएगा तो Fs मैक्स इसके इक्वल हो जाएगा, और जब इससे एक्सीड करेगा, ये कंडीशन ऑफ द इंपेंडिंग मोशन है। इंपेंडिंग का मतलब जस्ट चलने वाला होगा पार्टिकल, और जैसे उससे थोड़ा सा बढ़ाएंगे ये काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अगर हमने कहा कि नहीं हमने इसको बढ़ा के 3 न्यूटन कर दिया, तो अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन हुआ, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो जाएगा 3 न्यूटन हो जाएगा। हमने कहा हमने अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो जाएगा 4 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन ये मोशन इंपेंडिंग की कंडीशन है। अब इससे अगर हमने थोड़ा भी फोर्स को बढ़ा दिया अप्लाइड फोर्स को, तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स ये नहीं रह जाएगा, हल्का जैसे मैंने बढ़ाया ये बॉडी मूव कर जाएगी आगे की तरफ, और जब मूव कर जाएगी तो अब रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है, अब ये रिलेटिव मोशन करने लगा, तो बजाय द स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है F काइनेटिक, F के जिसे हम कहते हैं, वो होता है म्यू के × n। तो n तो यहाँ भी कॉमन है, बस ये जो हो गया इसमें म्यू के आ गया। म्यू के क्या है ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसकी भी वैल्यू नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द
नेचर ऑफ सरफेस या नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, उस कॉन्टैक्ट सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आपका म्यू के है ये म्यू एस से कम होता है, म्यू के इज लेस देन म्यू एस। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होती होगी, जाहिर सी बात है। तो यहां से ये मीनिंग हमको समझ में आया कि जैसे हम क्या करेंगे, इस पर 4 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो उस दौरान ये कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ऑफ द इंपेंडिंग मोशन की होगी कि जस्ट ये पार्टिकल क्या करने वाला होगा, चलने वाला होगा। अगर हम पॉइंट पे भी फोर्स बढ़ा देते हैं तो ये मूव कर जाएगा, और जैसे ही मूव कर जाएगा पीछे की तरफ ये 4 न्यूटन लगने वाला जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब ये जो म्यू एस इंटू एन है, ये वैल्यू ये थोड़ा सा कम होगी, किसके बराबर होगी, म्यू के इंटू एन, और फिर ये कॉन्स्टेंटली लगती जाएगी। समझ रहे हो ना, फिर ये कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन लगती रहेगी। आप इसके फोर्स को चाहे जितना बढ़ाते घटाते रहें, फिर म्यू के की वैल्यू चेंज, म्यू के इंटू एन मतलब एफ के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अप्लाइड फोर्स पे जो डिपेंड करता है वो केवल स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, वो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, जो कि एक कांटेक्ट टाइप का फोर्स है कि उस दोनों सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे पे कितना लग रहा है, और उस सरफेस का जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है। क्लियर है, नोट करिए इसे। अब देखिए इसमें अगर हम अप्लाइड फोर्स की बात कर रहे हैं और उनके बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं तो आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए ये ग्राफ कैसा होगा, और एक क्वेश्चन कराऊंगा वहां से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये होना कितना चाहिए किस तरीके से। जैसे अगर हम इधर अप्लाइड फोर्स रखते हैं और इधर फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या है, अप्लाइड फोर्स का मतलब समझ रहे हो ना, जिस फोर्स को हम हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं, और इधर कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये एफ है। पहले हम अगर अप्लाइड फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता जाएगा, लीनियरली बढ़ता जाएगा। कहां तक ये बढ़ेगा, जब अप्लाइड फोर्स को हम इक्वल कर दें किसके, जब इसको हम इक्वल कर दें एफ एस मैक्स के, ये एफ एस मैक्स है, और वहां पर ये भी क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स जो होगा एफ अप्लाइड, ये इक्वल हो जाएगा एफ एस मैक्सिमम वैल्यू के। तब तक ये क्या होगा, इक्वल होगा यहां। और ये क्या है, ये जस्ट कंडीशन ऑफ इंपेंडिंग मोशन, ठीक है ना, ये मोशन इंपेंडिंग की कंडीशन है। मोशन इंपेंडिंग का मतलब होता है कि जस्ट मोशन होने वाला है, अगर हल्का भी हम बढ़ा देंगे तो मूव कर जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, इससे हल्का भी ज्यादा अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया, तो अब फ्रिक्शन काइनेटिक स्टैटिक नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा कम होगा, हल्का सा, और ये कम होकर अब किसके इक्वल हो जाएगा, एक फिक्स वैल्यू के इक्वल ये कांस्टेंट हो जाएगा, फिर नहीं बदलेगा। ठीक है, ये इस तरीके का ग्राफ आप देखते होंगे, ऐसा बना रहेगा वो ये। अब ये वाला जो मोशन इंपेंडिंग है, यहाँ पर एफ एस मैक्स की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये म्यू एस इंटू एन है, और उसके बाद ये वैल्यू जो है ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, यहाँ ये वैल्यू जो है वो एफ के है, और ये होगी म्यू के इंटू एन। एक ग्राफ से आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जब तक ये इसके इक्वल नहीं होगा, अगर कंडीशन की बात करें तो इसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि इफ अप्लाइड फोर्स, इसे हम ए डबल पी ऐसे लिख के छोड़ दे रहे हैं, अगर अप्लाइड फोर्स लेस देन इसके एफ एस मैक्सिमम वैल्यू पे, अगर ये कंडीशन है
तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा और वो सीधे सीधे अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर अप्लाइड फोर्स इक्वल हो जाए एफएस मैक्स के, इसी से देख के आप समझ भी पा रहे होंगे, दोनों एक ही बातें ग्राफ से बता दे रहा हूं, वैसे बता रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा अभी भी स्टैटिक होगा और वो सीधे सीधे म्यूएस इनटू एन के इक्वल होगा। ठीक है। और ये कौन सी कंडीशन है, इंपेंडिंग मोशन की कंडीशन है, ये इंपेंडिंग मोशन है। और कंडीशन नंबर 3 ये कि इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन एफएस मैक्स इन द सेंस म्यूएस इनटू एन, ऐसी सिचुएशन में फ्रिक्शन वुड बी काइनेटिक एंड इट्स वैल्यू इज म्यू के इनटू एन। ये हो जाएगा। इन्हीं 3 कंडीशन के अंदर आपको किसी भी बॉडी पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेना है, चौथा कुछ नहीं लगना है। तो अगर कभी भी किसी भी बॉडी पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स लगाना है, निकालना है, तो सबसे पहले आप अगर मेरी सलाह मानिए तो एक काम सिर्फ और सिर्फ करना है कि सबसे पहले आपको एफएस मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, और कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको एफएस मैक्स कैलकुलेट करना है। आफ्टर दैट जैसे आपने एफएस मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिया, फिर आप देखिए कि अप्लाइड फोर्स से ये कम है कि ज्यादा है। अगर ये अप्लाइड फोर्स से कम है तो सीधे सीधे अप्लाइड फोर्स के बराबर फ्रिक्शन रख देंगे, और अगर अप्लाइड फोर्स के बराबर है तो इसको बता देंगे ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और किसके बराबर होगा, म्यूएस इनटू एन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो उसी के बराबर होगा जो अप्लाइड फोर्स जो मैक्सिमम हमने निकाला है। और अगर अप्लाइड फोर्स उससे ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक होगा, फिर म्यू के इनटू एन। और दूसरी बात ये कि आपको दोनों वैल्यू एक साथ दी रहेगी। अगर आप समझिए कि वहां म्यू के दे देगा तो हम उससे मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, हमको पता हो जाएगा काइनेटिक ये तभी तो म्यू के दिया होगा, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं। और अगर म्यूएस दिया होगा म्यूएस से मल्टीप्लाई, तो वहां ऐसा नहीं देता, दोनों दिए रहता है हर केस में, चाहे स्टैटिक लगे चाहे काइनेटिक लगे, कहेगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इतना है और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इतना है। अगर प्योर स्टैटिक लग रहा है तब भी, प्योर काइनेटिक लग रहा है तब भी, दोनों दिया रहेगा। तो आपको दिमाग लगाना है कौन सा रखना है हमको। क्लियर है ना, नोट करिए इसको, फिर एक एग्जांपल कराते हैं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये एक बॉडी है, इसका जो मास है वो 300 किलोग्राम मैंने ले लिया है, और इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यूएस की वैल्यू को हमने 0.20 ले लिया है, और म्यू के की वैल्यू को थोड़ा कम लिया है, इसको 0.15 ऐसा। ये 300, इसको 30 kg ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा कैलकुलेशन के साथ। ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया काइनेटिक, और इस पे हमने जो अप्लाइड फोर्स लगाया है, ये अगर अप्लाइड फोर्स की बात करते हैं तो ये आपका लग रहा है 300 हो जाएगा, उस पे हमने 20 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स ये लगाया। ठीक है, ये सारी केस लिखी हुई है। अब आपको बताना है कि फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by the surface to the block, exerted by the surface to the block। ब्लॉक पर सरफेस कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा वो बताना है। इसी में कभी कभी जोड़ देता है और नेचर ऑफ द फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स बताना है, मतलब वो स्टैटिक होगा या
काइनेटिक होगा। तो कभी कभी ये भी कह देता है कि नेचर ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स भी बताना है आपको, नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसके नेचर का मतलब ये है कि ये एफ के होगा या एफ एस होगा, ये बताना है आपको, इनमें से क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, एक बार ट्राई करोगे। देखिए इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले मैंने कहा कि आप देखिए कि नॉर्मल रिएक्शन लग कितना है। क्यों? क्योंकि हमको सबसे पहले मैंने बताया है आपको कि आपको एफ एस मैक्स ही निकालना है सबसे पहले, और एफ एस मैक्स क्या होता है, मीवियस इंटू एम। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन एम की वैल्यू। और यहाँ आप जानते हैं कि वर्टिकल में वेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर फिर मतलब अपवर्ड क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन, और वर्टिकली ये रेस्ट में है ऐसे ऐसे, तो एन इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा। एम 20 दिया हुआ है, सॉरी 30 किलोग्राम, और जी की वैल्यू हम अमूमन 10 लेते हैं, तो ये 300 न्यूटन की वैल्यू आ जाएगी। किसके लिए, ये अभी नॉर्मल रिएक्शन के लिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ये कितना आ जाएगी, अगर एफ एस मैक्स कैलकुलेट करोगे यहाँ से, तो ये एफ एस मैक्स जो होगा, न्यूएस की वैल्यू मैंने बताया 0.2 है, इनटू में ये 300 हो जाएगा, तो ये एफ एस मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये एक 0 कम हो जाएगा, और 3 2 जा 6, ये 60 न्यूटन आ जाएगा। ये एफ एस मैक्स है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यही एफ एस मैक्स निकाला उन्होंने झट से और बता दिया कि फ्रिक्शन इतना लगेगा। अगर आप ऐसा बताते हैं तो ये आपका आंसर गलत है। ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हुआ, ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, ये लिफ्टिंग वैल्यू है, ये मोशन इंपेंडिंग के कंडीशन में इतना फ्रिक्शन लगेगा। अदरवाइज जब तक यहां तक नहीं पहुंच पाएगा अप्लाइड फोर्स, तब तक इसमें लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमने देखा कि पहले देखते हैं कि अप्लाइड फोर्स में और इस मैक्सिमम वैल्यू में क्या रिलेशन है, ज्यादा है या कम है। तो अप्लाइड फोर्स कितने के बराबर लग रहा है, 20 न्यूटन के, और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, 60 है। इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिट अभी ज्यादा है। अप्लाइड फोर्स को जब तक 60 नहीं करेंगे तब तक ये वैल्यू नहीं लगेगी, या तब तक काइनेटिक नहीं लगेगी। तो नेचर इसका स्टैटिक होगा, और वैल्यू कितनी होगी, इसी के बराबर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब इसमें लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो स्टैटिक होगा, और कितना होगा, 20 न्यूटन होगा। समझ में आ रहा है ना। बच्चा क्या करता है, वो 60 न्यूटन बता देता है। अब सोचिए अगर 60 न्यूटन आपने बोल दिया तो जादू नहीं हो जाएगी। जादू का मतलब समझते हो ना, प्रैक्टिकल लाइफ में तब तो इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। इंजीनियरिंग में जादू ऐसे होगी कि कोई बॉडी है सरफेस पे रखी हुई है जिसमें क्या है, फ्रिक्शन है, मतलब रफ सरफेस है, और आपने क्या, आप कह रहे हैं कि इसमें 60 न्यूटन का क्या लग रहा है। जब हम 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं किसी 30 किलोग्राम की बॉडी पर, अगर वो हॉरिजॉन्टली ऐसे रखी हुई किसी सरफेस पे, और हॉरिजॉन्टली उस पर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आपका कहने का मतलब ये कि 60 न्यूटन का फोर्स उस पर पीछे 60 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगेगा, तब तो बॉडी क्या करने लगेगी, नेट जो है 30 न्यूटन से 40 न्यूटन से पीछे की तरफ जाने लगेगी। और अगर इसमें 60 न्यूटन बैक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और 20 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो 20 को अगर 60 से कम कर देंगे तो 40 न्यूटन का फोर्स मतलब ये पीछे की तरफ। तो ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है, किसी बॉडी को मूव कराना हो तो क्या करो, उसको रफ सरफेस पे रखो, हल्का सा खींचो, पीछे की तरफ भागने लगेगी। ऐसा होता है क्या, किसी बॉडी को रखो, उसको खींचो, भागती है पीछे की तरफ, नहीं भागती है। तो फिर गड़बड़ी कहाँ है, गड़बड़ी ये कि आप जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो वो गड़बड़ है। तो उसमें क्या करना है आपको, तब तक उसको 60 न्यूटन का फोर्स नहीं बताना है जब तक ये अप्लाइड फोर्स आपका क्या ना हो जाए, 60 न्यूटन के बराबर ना हो जाए। तो ये 20 न्यूटन है तो यहाँ 20 लगेगा, अगर इसको 30 न्यूटन कर दें तब भी ये 30 न्यूटन लगेगा, इसको 40 कर दें तो ये 40 हो जाएगा, इसको 50 कर दें ये 50 हो जाएगा, इसको 55 कर दें ये 55 हो जाएगा, इसको 59 कर दें ये 59 हो जाएगा, और जब इसको 60 कर देंगे तो ये 60 होगा,
ये इसकी एक्सट्रीम लिमिट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, या मोशन इंपेंडिंग की कंडीशन बोलते हैं, या हम इसको ये बोलेंगे कि अब इसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाते हो देन इट वुड बी काइनेटिक। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे यही क्वेश्चन हम क्या कह देते हैं कि यहाँ लगने वाला 70 न्यूटन का क्या है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन वाला, इसको अगर हम बोल देते कि नहीं ये 70 न्यूटन है, तब आप देखेंगे कि ये मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड कर गया। तो ऐसी सिचुएशन में इसमें लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो Fs ना हो करके क्या हो जाएगा, Fk हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी μk × n, और n तो अभी आपने निकाला है, n की वैल्यू 300 न्यूटन है और μk की वैल्यू 0.15 × 300 हो जाएगी, ये इस तरीके से। तो आप ये देखेंगे कि यहां से एक जीरो कम करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, एक और तो ये 15, तो ये हो जाएगा 45, ठीक है ना, 4 3 जा 45 न्यूटन की वैल्यू आएगी इसके। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा उस समय। लेकिन ये कब होगा, जब अप्लाइड फोर्स को हम 20 न्यूटन ना कह के क्या कहते हैं, ये कितना है 70 न्यूटन है। क्लियर है, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे तो समझ में आएगा। अब एक तो क्लियरिटी ये नहीं होती बच्चों को कि फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्यों अप्लाइड फोर्स के ही बराबर बताएं, तब तक अप्लाइड फोर्स के बराबर बताना है जब तक कि वो चल ना जाए। हाँ, जब तक वो चल ना जाए, मतलब मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस ना कर जाए अप्लाइड फोर्स। अब दूसरी बात, बच्चे ये नहीं समझ पाते कि अप्लाइड फोर्स है कौन सा। अप्लाइड फोर्स वो फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसको मोशन कराने के लिए, या इसको रिलेटिव मोशन कराने की टेंडेंसी प्रोवाइड करता है। कभी कभी क्या होता है, बड़ी कंफ्यूजन होती है। जैसे अभी हम एक हल्का सा आपको एग्जांपल दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर अप्लाइड फोर्स क्या है। ऐसा रटना नहीं कि हमेशा अप्लाइड फोर्स वही होगा और वेट फोर्स ही हमेशा नॉर्मल रिएक्शन देगा। ये कोई बॉडी है और इसका मास क्या है mn, इस पे हम इस तरीके से कोई फोर्स लगा रहे हैं ऐसा, ठीक है, और जब इस पे ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, इसको हमने कहा कि ये 200 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, और इसका जो वेट है वो 2 किलोग्राम का। इस पे जो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है तो 0.20 है स्टैटिक की और काइनेटिक की 0.15 ये। अब इतने न्यूटन का फोर्स इस पे हम लगा रहे हैं, F = 200 न्यूटन, ठीक है। ये अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए इसमें फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा और किधर लगेगा, तो और वेट फोर्स इसमें किधर लगेगा, डाउनवर्ड। और वेट फोर्स तो हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड ही लगेगा। और वेट फोर्स की अगर वैल्यू देखेंगे आप तो ये 2 kg है इंटू 10 क्या हो जाएगा, ये 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब आपसे यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स पूछा जाए तो बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि ये अप्लाइड फोर्स है कि ये अप्लाइड फोर्स है कि क्या है। तो यहाँ से अप्लाइड फोर्स आपको समझ में आ रहा है कौन सा है, यस, कौन सा, चलिए ये वाला या ये वाला, वो वाला, ये वाला ना। 90% बच्चों को यही समझ में आता है कि अप्लाइड फोर्स ये वाला है। लेकिन यहाँ पर अप्लाइड फोर्स जो है वो वेट फोर्स अप्लाइड फोर्स का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि अब की बार ये पार्टिकल ऐसे, ये ब्लॉक ऐसे ऐसे मोशन करेगा ना, तो मोशन कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये वेट फोर्स इसका रिस्पॉन्सिबल है। ये तो इसको होल्ड कर रहा है, और जब ये फोर्स इसको इधर, देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इसको अगर इधर प्रेस करेगा तो ये सरफेस भी इसको नॉर्मली, इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन, ये हमने इसको ऐसा बनाया कि कोई वॉल है और इस वॉल पे जैसे इस ब्लॉक को रोकना है तो ये रोकने वाली कंडीशन है, जैसे इस पे इसको रोकना है तो हमने ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के इसको रोका हुआ है। हल्का ये फोर्स कम कर देंगे, ये नीचे आने लगेगा,
तो ये नीचे आने लगेगा तो किससे आएगा, अपने ओन वेट फोर्स से आएगा नीचे की तरफ। तो ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये अप्लाइड फोर्स नहीं, इट्स अप्लाइड फोर्स इज इट्स ओन वेट, बिकॉज इट्स ओन वेट इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, नॉट दिस horizontal force। क्लियर है ना? दिस horizontal force ओनली प्रोवाइड इट नॉर्मल रिएक्शन। अगर इसको हम ऐसे करते हैं इस तरीके से तो ये भी सरफेस भी इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी और ये आपस में इक्वल अपोजिट होंगे एक्शन रिएक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन को वैल्यू को बढ़ाएंगे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन पे डिपेंड, फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है और यहां से हम रिएक्शन दे रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो कुल मिला के ये फोर्स जो लगा रहे हैं ये होल्ड कर रहा है बॉडी को, फ्रिक्शन बढ़ा रहा है, while this force is the driving force। ये फोर्स क्या कर रहा है, it is responsible for the develop the tendency of relative motion or relative motion between the block and the wall। क्लियर? अब अगर हम क्या करते हैं यहां से ये चेक करेंगे कि ये जो अप्लाइड फोर्स है ये इस पर लग रहा है तो नॉर्मल फोर्स भी क्या लगेगा, और ऐसे ऐसे भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे भी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इन डायरेक्शन में जो दोनों अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मीन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। अब यहाँ n इज इक्वल टू mg की कंडीशन नहीं है बिकॉज इक्विलिब्रियम डेवलप्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू f हो जाएगा। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है, 200 न्यूटन, समझ रहे हो, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 200 न्यूटन है तो Fs max की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमको तो पहले वही चाहिए, तो Fs max हो जाएगा μs into n और μs की वैल्यू है 0.2 और n की वैल्यू क्या है 200, तो आप देखेंगे यहां से ये 40 न्यूटन हो जाएगा। आया समझ में? तो Fs max की वैल्यू कितना है 40 न्यूटन है और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या है, इसका वेट जो लग रहा है वो 20 न्यूटन का लग रहा है, इसका मतलब अभी ये मूव नहीं करेगा। अब अगर इस 40 न्यूटन को ही हम फ्रिक्शन फोर्स बता देते तब तो ये दीवार पे चढ़ने लगता। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि क्या करें, किसी को ऐसे पकड़ ले, किसी को ऊपर लिफ्ट कराना हो, अगर आप ये सीधे सीधे इसको 40 न्यूटन बता देते तो क्या होता है, 20 इसका वेट नीचे लग रहा है 40 ऊपर लग रहा है, मतलब नेट 24 से ऊपर चढ़ने लगेगा। तब तो किसी चीज को चढ़ाना होता तो लिफ्ट की क्या जरूरत है, एक थोड़ा सा रफ सरफेस बनाते और उस पर ऐसे रख के ऐसे पकड़ लेते, सट से चढ़ जाती ऊपर बॉडी, लेकिन ऐसा ना होकर के नीचे आती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो इसी अप्लाइड फोर्स के इक्वल लगेगा, मतलब उसकी वैल्यू कितना आएगी 20 न्यूटन, इसकी वैल्यू क्या आएगी 20 न्यूटन। कभी कभी इसी क्वेश्चन को जब बड़े एग्जाम में मेडिकल वगैरह में पूछता है तो ऐसे पूछ लेता है कि कोई 2 किलोग्राम की बॉडी है, इसको हम मैक्सिमम इसको हम कितना फोर्स लगा करके रोक सकते हैं मिनिमम, मतलब ये बॉडी अगर 2 kg की है और ये सरफेस का है, बता देगा ये ऐसा फ्रिक्शन है, इसको हॉरिजॉन्टली कितना फोर्स से हम प्रेस करें कि ये मूव ना करे, रुकी रहे, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो इस पे वेट फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन लग रहा है, इसका मतलब इस पे जो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगना चाहिए वो 20 का लगे, ये रुकी रहे, ठीक है। तो 20 का कब लगेगी, जब इस पे हम फोर्स कितना लगाएंगे, अगर हम इस पे 200 का फोर्स लगाते हैं तो ये 40 न्यूटन डेवलप करता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ वैल्यू घटा के क्या कर देंगे हम 100 न्यूटन कर देंगे, तो 100 न्यूटन का फोर्स अगर लगाते हैं तब भी ये रुकी रहेगी, लेकिन 100 से कम कर देंगे तो ये मूव करने लगेगी, काइनेटिक स्टेट में आ जाएगी। तो ये वैल्यू अगर 100 से कम करेंगे या इसका वेट बढ़ा देंगे, आप ऐसा भी बोलते हैं कि 200 न्यूटन का फोर्स लगा करके हम कितने वेट की बॉडी को रोक सकते हैं, अगर हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाएं तो 200 न्यूटन का फोर्स लगा के मैक्सिमम अपने क्या कर सकते हैं, स्टैटिक फोर्स को मैक्सिमम 40 न्यूटन कर सकते हैं। इसका मतलब हम 200 न्यूटन का फोर्स लगा के 40 न्यूटन की मतलब फ्रिक्शन डेवलप कर सकते हैं, मतलब ऐसा वेट फोर्स हो जो 40 न्यूटन डेवलप हो। तो यहाँ जब 2 kg का है तो 20 न्यूटन है, तो ये क्या हो जाएगा 4 kg का होगा तो 4 × 10 40 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ग्रेटर देन 4 kg का अगर होगा, ये 4 किलोग्राम से बड़ी बॉडी होगी तो इस फोर्स से नहीं संभल पाएगी, 4 किलोग्राम तक को हम इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये ओवरऑल व्यू है किसका, फ्रिक्शनल फोर्स का। इसको भी ऐसे नोट कर लीजिए, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। चलिए अब इसी में कभी कभी क्या होता है कि आपको अप्लाइड फोर्स
जितने भी तरीके से वो कंफ्यूज कर सकता है मैं बता दे रहा हूँ अप्लाइड फोर्स का। एक तो ये तरीका है कि आपको हॉरिजॉन्टली दे दे तो आप ना जान पाए, तो वो तो आप अब कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हॉरिजॉन्टल ब्लॉक ये ऐसे रखा होगा और आपको अप्लाइड फोर्स कुछ एंगल बनाते हुए दे देगा। एक तो अभी ये हॉरिजॉन्टल में था, हमने इसको टोटल वर्टिकल कर दिया तो इसका वेट फोर्स लगने लगा, ठीक है ना। एक दूसरा है कि एकदम हॉरिजॉन्टल लगे, तब तो आप कर ही लेंगे। एक तीसरा है कि हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए इधर को लगा दिया हमने फोर्स और यहां से ये एंगल थीटा हो गया, तब जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। तब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एक तो वेट फोर्स डाउनवर्ड होगा, ठीक है, mg। अब क्या है कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसका जो इधर कंपोनेंट होगा वो f cos थीटा होगा और इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, f cos 90 माइनस थीटा, मतलब f cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, तो ये f sin थीटा हो जाएगा। तो जो f sin थीटा है वो वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, जो f cos थीटा वो वर्टिकली सॉरी वो हॉरिजॉन्टल लग रहा है। तो आप देखेंगे कि mg डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये mg डाउनवर्ड लगेगा कि इसको प्रेस करेगा, लेकिन उतने mg फोर्स से प्रेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि f sin थीटा ऊपर लग रहा है, तो थोड़ा उनके डिफरेंस से प्रेस करेगा। और उसके बाद क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा ऊपर, अगर ये नेट प्रेस कर रहा होगा तो अब की बार जो mg फोर्स है वो सीधे सीधे नॉर्मल रिएक्शन में इक्वल नहीं है। अब की mg फोर्स किसके इक्वल है, अगर ये ऐसे ऐसे में रेस्ट में रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, तो आपकी बात जो mg फोर्स है वो इनके और इनके सम के इक्वल होगा। दो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं, एक फोर्स नीचे की तरफ, तो दोनों को ही नीचे वाला बैलेंस कर रहा होगा ना। पहले एक ही फोर्स लगता था तो नॉर्मल को बैलेंस करता था, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस mg sin थीटा सॉरी f sin थीटा। अब की बार आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले क्या होता था कि जो नॉर्मल रिएक्शन होती थी वो सीधे सीधे mg के बराबर हो जाती थी। अब की बार नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। कितना कम हो गई, mg माइनस f sin थीटा। अब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम हो गई तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की भी वैल्यू कम हो जाएगी। तभी तो क्या होता है, किसी बॉडी को ऐसे हॉरिजॉन्टली ले जाना और थोड़ा रस्सी लगा के ऊपर से ऐसे खींचना ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल का कंपोनेंट किधर लगने लगता है, वेट को क्या करने लगता है, बैलेंस करने लगता है। तो नॉर्मल कंपोनेंट वेट को बैलेंस करने लगेगा, इसका इस फोर्स का कंपोनेंट, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। तो लोग गांव में क्या करते हैं, किसी चीज को जब खींचते हैं ऐसे नहीं आता तो रस्सी बांध के थोड़ा ऊपर से खींचते हैं, ये तरीके होते हैं करने के ना। तो गांव के लोग फिजिक्स तो नहीं पढ़े होते इतना, लेकिन प्रैक्टिकली करते करते उनको पता हो जाता है, अनुमान लग जाता है कि ये चीज क्या है। बहुत सारी चीजें हैं जो वो ऐसा करते हैं कि वो पढ़े नहीं होते उन चीजों को, लेकिन प्रैक्टिकली उनको बार बार करने से क्या हो जाता है, देखो रिजल्ट पहले आता है किसी भी चीज में, इन्वेंट बाद में होती है। रिजल्ट अगर पहले ना आता तो कोई चीज हम खोज नहीं सकते, हम रिजल्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके अच्छे नंबर आएंगे तो कोई भी आदमी क्या करेगा कि बच्चा मेहनत करता था, अच्छे नंबर आए। अब ऐसा नहीं कि आप हमेशा पढ़ते थे, आप घूमते उमते भी थे, कहीं जाते वाते भी थे, लेकिन अगर आपका रिजल्ट खुदा ना खास्ता गड़बड़ हो गया तो फिर जो लोग उसका एक्सप्लेनेशन देंगे वो उस पढ़ाई को नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते नहीं थे, लेकिन उस समय कहेंगे हम तो देते चौराहे पे तो देखते थे इनको। तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। अब न्यूटन बैठे थे और उन्होंने देखा कि जो एप्पल है वो नीचे गिरा, तो अगर नीचे गिरा तो उन्होंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, हर बॉडी दूसरे बॉडी को मैसिव बॉडी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अगर ऐसा रिजल्ट ना हुआ होता तो ऐसा एक्सप्लेनेशन वो थोड़ी देते। तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। तो उन्होंने भी कई बार देखा होगा कि ऐसे करने पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसे कम करना पड़ता है, तो उन्होंने बता दिया। अब देखिए इसमें क्या है कि अप्लाइड फोर्स अब की बार कितना होगा, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, अप्लाइड F cos थीटा के इक्वल होगा। कब तक, जब तक कि इसका मैक्सिमम लिमिट क्रॉस ना कर जाए। और अब की मैक्सिमम लिमिट निकालने के लिए अगर हम Fs max को कैलकुलेट करना चाहते हैं, देन Fs max इज इक्वल टू न्यूटन इनटू n। और अब की बार n को mg नहीं रखना है, अब की बार n को क्या रखना है, तो अब की बार Fs max को भी कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, एंड इट विल बी mg माइनस f sin थीटा।
और यहाँ पर एफ की वैल्यू दी होगी, थीटा की वैल्यू दी होगी, तो एफ साइन थीटा निकल आएगा, एफ एस मैक्स निकल आएगा। अब ये एफ एस मैक्स की वैल्यू एफ कॉस थीटा से अगर बड़ी होगी तब क्या करेंगे, इसी के बराबर फ्रिक्शन लगा देंगे, इसके बराबर होगी तब भी इसी के बराबर फ्रिक्शन लगा देंगे, या एफ एस मैक्स के बराबर लगा देंगे। लेकिन अगर एफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स देन इट विल बी काइनेटिक, और काइनेटिक होगा तो एफ के म्यू के इनटू एन करेंगे, और एन की वैल्यू अभी भी वही रखेंगे, ठीक है ना, बस के म्यू के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये ओवरऑल आपका फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, ठीक है। इसको करिएगा, इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन और बताना है नेक्स्ट टाइम पे, और थोड़ा सा रोलिंग के बारे में, फिर ये आपका फ्रिक्शनल कंप्लीट हो जाएगा।